आज हम लेकर आए हैं फरवरी 2024 की विजन आईएएस की गाइस मैगजीन है, जिसमें कि आज हम इन्वायरमेंट वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट कर देंगे गाइस। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। गाइस जितनी भी आप ले लास्ट 1 ईयर की आपको वीडियो देखनी है विजन आईएएस की, तो इन डेप्थ पूरा आपको दिया हुआ है, तो आप जरूर चेक करिए प्लेलिस्ट पे जाके। 2024 की जो फैब्रिक की मैगजीन है गाइस, उसमें ऑलरेडी 4 टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह कवर कर दिए गए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो, और उसको भी प्लेलिस्ट की मदद से आप ज़रूर देखिए, ठीक है। देखो हमने जहाँ टॉपिक को छोड़ा था, लेट्स कम टू दैट टॉपिक ओनली। देखो क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग के बारे में बात करेगा, ठीक है। यहाँ पर ना देखो एक स्टैंडिंग कमेटी की एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग वालों ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी, और उस रिपोर्ट का नाम था प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट फार्मिंग रिपोर्ट, ठीक है। समझ लो बात को कि रेजिलेंट का मतलब बेसिकली गाइस क्या होता है, और रेजिलेंट यहाँ पर क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेजिलेंट का मतलब जो होता है ना गाइस, उसका मतलब है कि यू कैन से कि फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिकली रेजिलेंस का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए फार्मिंग के मेथड्स में, उस सब पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ही ध्यान से सुनना। देखो क्या कह रहा है इस रिपोर्ट में, हाईलाइट किया जा रहा है इंडिया का प्रेजेंट सिनेरियो रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। कह रहा है देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। कह रहा है आप 1901 से उठाओ डेटा और 2018 तक का डेटा उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। हो सकता है गैस आपको फिगर छोटी लग रही हो, लेकिन यकीन मानो ये फिगर जो दिखा रही है बहुत गंदा इंडिकेशन दिखा रही है। कह रहा है जो आपका इंडियन ओशन है वो भी बहुत वार्म होता जा रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस तक वार्म हो गया है। रेनफॉल का पैटर्न ही बिल्कुल चेंज हो गया है, डिक्लाइन हुआ अप्रॉक्सीमेटली 6% 1951 से 2015 में। पर्टिकुलरली नोटिसेबल है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और वेस्टर्न घाट्स। कह रहे हैं यहाँ पर नजर आने लग गया है किस तरह रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं देश में। कह रहा और बड़े दूर मत जाओ, आप ड्रॉट भी फेस करोगे, उसमें भी बड़ा इंक्रीमेंट हो गया। कह रहा सेंट्रल इंडिया का पार्ट उठा लो, साउथ वेस्ट कोस्ट उठा लो, सदर्न पेनिनसुला उठा लो, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट उठा लो, कह रहे हैं यहाँ बहुत ड्रॉट्स भी पड़ने लग गए हैं। कह रहे हैं यानी कि ये सारी चीजें इंडिकेशन में ला रही हैं कि क्लाइमेट चेंज बड़े गजब तरीके से हो रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन क्लाइमेट। तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है इसमें 14% इमिशन हो रहा है। बाप रे, मतलब आपकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर में एक पार्ट प्ले करती है, और 14% वो इंडिया में इमिशन कर रही है। और इमिशन कौन कौन सा निकाल रही है? ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज कर रही है, मिथेन रिलीज कर रही है, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज कर रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपका जो ये शेयर बढ़ रहा है फर्मेंटेशन की वजह से, राइस कल्टीवेशन की वजह से, एग्रीकल्चर सॉइल की वजह से ऐसा हो रहा है। कह रहा अब आप ये समझो कि आपके देश में इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या असर हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कह रहा सबसे पहले क्रॉप्स के ऊपर ध्यान देते हैं। कह रहा देखो जितनी भी ना रेन फेड राइस थी, वीट है, खारिफ मेज है, 2025 तक हमने इसका यील्ड समझ में आ रहा था कि डिक्लाइन होगा। कह रहा दूसरी क्रॉप्स की तरफ चलो, चिकपी है, कॉटन पिजन पी है, कह रहे ये बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं इनके, लेकिन रिड्यूस हुई फ्रॉस्ट इवेंट की वजह से। कई बार बर्फ जम जाती है तो वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। कह रहा कि सबसे गंदा असर पड़ रहा है आपके फसलों पर, आपके क्रॉप्स पर। फिर दूसरा असर है आपके हॉर्टिकल्चर पर, यानी कि जो आपके प्रिडिक्टेड था कि शिफ्ट करेंगे हम क्रॉप जोन एप्पल के, कुछ टेम्परेट क्रॉप्स हम उगाएंगे, लेकिन फ्लडिंग की वजह से सारा एज क्रॉस हो जाता है। कह रहा फ्लडिंग इतनी गंदी हो जाती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से टोमेटो की खेती खराब हो जाती है, टमाटरों की, प्याज की कल्टीवेशन पे इफेक्ट पड़ जाता है। फिर कह रहा तीसरा टॉपिक आता है कि लाइफ स्टॉक पे कैसा इम्पैक्ट है इंडियन एग्रीकल्चर पर। तो कह रहा है कि एस्टिमेट लगाया कि जो एनुअल मिल्क लॉस है, क्योंकि हीट स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है कैटल में, बफेलो में, कह रहा 1.8 से 2 मिलियन टन्स की वजह से हमारा मिल्क लॉस हो रहा है, और डिमांड बढ़ रही है जबकि मिल्क की। तो आप समझ रहे हो मिल्क का प्राइस क्यों बढ़ रहा है गाइस, रीजन है उसके पीछे। आपका जो एनुअल मिल्क लॉस हो रहा है क्योंकि इतना हीट स्ट्रेस पड़ता है कि बेचारे कैटल बफेलो का हेल्थ इंपैक्ट हो जाता है, उनको इन्फेक्टियस डिजीज हो जाने लग जाती है, वेक्टर्स पैरासाइट प्रोटोजोआ वगैरह पकड़ने लग जाता है। फिर कह रहा फिशरी सेक्टर पर भी बड़ी दिक्कत है। कह रहा आईपीसीसी की रिपोर्ट अगर आप उठाओ, अब देखो आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में आया है, तो आपको एक सीधी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आईपीसीसी का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब आईपीसीसी का इस बनाया क्यों गया था? यूएन की बॉडी है जिसका काम है क्लाइमेट चेंज को असेस करना,
ज़रूर याद रखना इस बात को। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और आईपीसीसी करता क्या है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। सारी बॉडीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट्स वगैरह फाइनलाइज करता है, इंटरनेशनल बॉडी है ना, क्योंकि अल्टीमेटली इसका काम है क्लाइमेट चेंज के वेरियस एस्पेक्ट को समझने का काम है आईपीसीसी का, ज़रूर ध्यान रखना। कह रहा फिशरी सेक्टर में आईपीसीसी ने क्या बोला, कह रहा जो सी सरफेस टेम्परेचर है ना, एसएसटी, वो इंक्रीज हो रहा है। और कह रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्लैंकटन रहते हैं कोस्टल वाटर्स में, बेचारे वो स्पीशीज मर रहे हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल पॉपुलेशन, जो फिश लार्वा एडल्ट फिश की है उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। तो कह रहा है जो फिश स्पीसीज है अर्लियर अवेलेबल ऑन दी इन द मिडिल स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा, बाद में कोल्डर स्ट्रेच पर भी, जैसे हरिद्वार वगैरह रीजन है, वहाँ पर भी बहुत दिक्कत कर रही है, क्योंकि रिवर के वाटर का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो वहाँ पर भी इनकी डेथ वेथ हो जाती है, बड़ी दिक्कत है फिश स्पीशीज को। तो कह रहा देखो अल्टीमेटली इंडियन एग्रीकल्चर को क्रॉप में खराबी आ रही है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर पे असर पड़ रहा है, लाइफ स्टॉक पर असर पड़ रहा है, फिशरी सेक्टर पर असर पड़ रहा है। तो देखो क्लाइमेट चेंज कहीं पे भी नहीं छोड़ रहा। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग करनी चाहिए, यानी कि क्लाइमेट को देखते हुए फ्लेक्सिबल फार्मिंग करनी पड़ेगी। रेजिलिएंट का मतलब ही यही होता है। इसका मतलब अडेप्ट करो, मिटिगेट करो और ऐसी प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर में लाओ जिससे ना आपका कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्ड जो वेरियस क्लाइमेट रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस को करता है, उसमें आप डैमेज और उसकी रिकवरी को क्विकली कर लो। फिर ये कह रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि जुडिशियस और इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट का यूज़ हो। कह रहा है जितना भी लैंड वाटर सॉइल है, जेनेटिक रिसोर्सेज है, इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करो। कह रहा है आप ना रिड्यूस कर दो हंगर, पॉवर्टी, फोर्थ कमिंग जनरेशन को, क्योंकि दिक्कत ना हो। ऐसी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी करंट सिचुएशन में, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ना, लोकल से ग्लोबल लेवल दोनों पे ऑल्टरनेट कर कर आप उसको निकाल के लेकर आओ। कह रहा लेकिन क्या होता है जब आप ना क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग करने की कोशिश करते हो, जुडिशियस एंड इम्प्रूव मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हो, तो ना इतना आसान, देखो लिख देना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस चीज़ को कर पाना बड़ा मुश्किल है। कह रहा देखो सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा मल्टी डायमेंशनल इंटरवेंशन। कह रहा जब आप इस काम को करने जाओगे बहुत सारे लोग इंटरवेंट करेंगे, बहुत छेड़ाखानी करेंगे। कह रहे इतने सारे स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे, वो कोलैबोरेशन लेकर आ जाएंगे, और वो ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंज पर दिक्कत क्रिएट करेगी, पॉलिसी चैलेंजेस आपको आ जाएंगे, फेस करने पड़ेंगे। फिर कह रहा है कि स्किल ही नहीं है। कह रहा है सबसे बड़ी दिक्कत हमारे फार्मर्स में इतना स्किल गैप है, इतनी इलिटरेसी है कि वो ना कर ही नहीं पाएंगे वाटर एक्सटेंसिव सर्विसेज, जैसे कि कह रहा है कि है ही नहीं, क्या करोगे फिर आप। तो कह रहा है कि देखो जब नॉलेज ही नहीं होगी, जब ट्रेनिंग ही नहीं होगी, तो कहाँ से करोगे। फिर तीसरी चीज़ कह रहा है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है। कह रहा है आपका रेनफॉल पर डिपेंडेंस आज भी बहुत ज़्यादा है, इरिगेशन मेथड इतने तो अच्छे आपने कर नहीं लिए। फिर कह रहा है कि आपकी जो सीड्स का इनएडिक्वेट सप्लाई है, आपकी सीड्स का लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा नहीं है, उनको वो प्रॉपर टाइम पे मिल नहीं पाती है। फिर लैंड होल्डिंग इतनी फ्रेगमेंटेड है आपकी कि कहाँ से आप उसका पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। फिर कह रहे डिलेड बेनिफिट, सम प्रैक्टिसेस टेक टाइम टू शो रिजल्ट्स, क्योंकि मोटिवेशन सपोर्ट चाहिए होता है लगातार, और इतना कोई रख नहीं पाता। कह रहा पॉलिसी इशू बताओ, कह रहा मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स यूज करते हो आप मोनोकल्चर में, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से पानी का सॉइल हेल्थ खराब होती है, और नेचुरल जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो बेचारे वैसे ही मर जाते हैं। तो ये सारी की सारी दिक्कतें आती हैं। तो वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि ऐसा क्या करें। भाई देखो क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग तो करनी पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आपको वाकई पता है कि चैलेंज तो है, लेकिन मैं अपने क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के चैलेंजेस को कैसे दूर करूं। तो कह रहा है इसलिए सबसे पहले काम करो, नेशनल लेवल पे ना सिंगल नोडल एजेंसी बनाओ, जो ना इस इश्यू को डील करे, नेशनल लेवल पर डील करे कि हमारा जो एग्रीकल्चरल के नीड्स है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है बाकी चीज़ों को। और ऐसा नहीं कि हमने करा नहीं है, हमने बहुत कुछ करा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला हमने वादा किया, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये आता है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत ये आता है। तो हमने बहुत कुछ करा है। कह रहा उसके बाद ना स्ट्रेटेजीज एंड टेक्नोलॉजीज है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की। कह रहा पहली चीज़ है टेक्नोलॉजी के लिए एआई ड्राइवन एनालिटिक्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो आप। कह रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में बढ़ ही रहा है। कह रहा एक काम करो, इन्फॉर्म चॉइसेस फार्मर्स को देते रहो, उनको वेदर पैटर्न बताते रहो, सॉइल कंडीशन बताते रहो। कह रहा एग्जाम्पल के तौर में आपने विंड सिस्टम चलाया था ना, वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क वाला, डेटा सिस्टम वाला, उसको और आप बढ़ा दो आगे। फिर कह रहा है अडॉप्ट वो चीज़ करो आप जिसमें ना हीट टॉलरेंट वेराइटी पैदा करो आप। कह रहा है जैसे पंजाब के फार्मर ने वेराइटी ऑफ राइस जो है सीआर धन 201 इस तरह के यूज़ करने शुरू कर दिए। इस क्रॉप्स को यूज़ करने का फ़ायदा पता है क्या होगा, क्रॉप्स आपकी वेस्ट नहीं जाएंगी, क्योंकि इन क्रॉप्स में हीट वाली टॉलरेंस करने की कैपेसिटी होगी।
फिर लाइफ स्टॉक से परेशान हो, कह रहा बेटर कर लो उसका मैनेजमेंट। कह रहा कैसे करोगे? कह रहा आप क्या करो, प्रोड्यूसर जो है ना उसको ट्रेनिंग वगैरह दे दो, ठीक है, कंजर्वेशन का मेथड्स वगैरह बता दो, और ऑल्टर कर दो फीडिंग टाइम और फ्रिक्वेंसी को। फिर नेक्स्ट आता है वाटर मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक वाटर कंजर्वेशन के अडॉप्शन मेथड्स हैं, फर्टिलाइजर है, ये सारा का सारा यूज करना शुरू कर दो। कह रहा अपस्केल कर दो प्रूवन रिजिलियंट प्रैक्टिसेस को। एग्जाम्पल के तौर पर नेशन वाइड अडॉप्शन कर दो क्लाइमेट रिजिलियंट विलेजेस मॉडल्स को, जैसे निकरा प्रोजेक्ट में करा जाता है। आप क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस क्रिएट कर दो। फिर क्या करो आप ना, इम्प्लीमेंट करो ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे रिड्यूस करना है। जैसे कह रहा है आपने याद है, आपने SRI टेक्निक यूज की थी, सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसने ना राइस का यील्ड भी बढ़ा दिया, और इसमें पानी भी कम लगता है, 22 से 35% कम पानी लगता है इस टेक्निक से, अगर आप राइस को ग्रो करते हो तो कह रहा है अच्छा कर रहे हो उससे आप काम। कह रहा पंचायत लेवल पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करो। कह रहा जो सरपंच है ना, वो मल्टीप्लायर फोर्स की तरह काम करता है, उसको ही समझाओ कि भाई जाके फार्मर्स को एजुकेट करे, उसको फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स होते हैं आपके, उनको जाके समझाए कि देखो जी क्लाइमेट का इफेक्ट जो एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है, उनको जा जाके समझाओ, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, ताकि वो इस चीज़ को समझ पाए। राइट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन घड़ियाल। देखो फोटो भी इसकी लगी हुई है यहाँ पर आपको, बहुत बढ़िया सी फोटो दी हुई है इंडियन घड़ियाल की, तो ये भी देखो आप। कह रहा न्यूज़ में पता है क्यों रहा? कह रहा 75 साल के बाद जो ऑफिशियल थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कंफर्म किया उन्होंने कि इंडियन घड़ियाल जो है उसकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस जो है वो ग्रेटर काजीरंगा में है। साइंटिफिक नाम इसका गेविलियस गोंगेटिकस है। कंजर्वेशन स्टेटस याद रखना, CR है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। घड़ियाल का नाम ना घड़ा से पड़ा है, मैंने पॉट, घड़ा नहीं होता, घड़ा पॉट। और बिकॉज ऑफ इस बुल्बियस नोप, इसकी नेरियल होते हैं ना, इसकी प्रेजेंस एंड ऑफ देयर स्नाउट, इस वजह से इसका जो ये होता है दिखता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है। अब देखो मैं बता ही देती हूँ आपको बल्बुअस का मतलब क्या होता है। बल्बुअस का मतलब समझते हो? बल्बुअस का मतलब फैट, गोल गोल, ठीक है। अब बल्बुअस नोब का मतलब आप समझ लो इसमें क्या होता है। बल्बुअस नोब में, इसके मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहिए बल्बस नोब में। तो बल्बस नोब का देखो सिंपली समझ रहे हो, इसका जो आगे का पार्ट है आप देख रहे हो, बड़ा स्वेलन बल्जिंग सा है, तो लाइट उसी हिसाब से फिर ये बनाया जाता है, इस तरह का होता है। ओनली मैच्योर मेल हैव दिस बल्ब, बल्ब भी उसका मैच्योर में होता है। अच्छा ये क्या होता है कि इसमें ना सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म भी है, यानी डिफरेंसेस है मेल फीमेल में। सेम साइज के करेक्टर अपीयरेंसेस होंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इनकी डिफरेंट होती हैं। अनलाइक अदर क्रोकोडाइल, जो घड़ियाल होता है वो वार्म ब्लडेड स्पीशीज होता है, ध्यान रखना, उसी पे फीड करता है। और घड़ियाल जो है मैन ईटर नहीं होते हैं, क्योंकि जो इसके जॉ है वो फिजिकली इनकैपेबल होते हैं किसी भी एनी लार्ज मैमल के, इंक्लूडिंग अ ह्यूमन बीइंग। तो वो घड़ियाल और नॉट मैन ईटर, आप खा नहीं सकते हो। रहता कहाँ पर है ये? कह रहा डीप, क्लियर और बड़े ना फास्ट फ्लोइंग वाटर में रहता है ये, सैंडी बैंक्स में रहता है। फीमेल इसका जो अपना एग जो स्टीप वगैरह पे छोड़ देती है, सैंडी रिवर बैंक्स वगैरह पे छोड़ती है। अब कह रहा डिस्ट्रप्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंडिया के अंदर इसका। कह रहा देखो इंडिया में ना घड़ियाल जो होते हैं वो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी के आसपास मिलेंगे, यानी इंडिया भूटान बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान में मिलेंगे। करेंटली कह रहे हैं कि 3 ट्राइब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, चंबल है, गिरवा रिवर है, राप्ती नारायणी रिवर है। तो स्मॉल पॉपुलेशन आर ऑल्सो फाउंड इन केन रिवर, यमुना रिवर, यहाँ यहाँ मिलते हैं इसका। मेजर थ्रेट पता है कि इनको घड़ियाल को किस किस का है? ऑल्टरेशन ऑफ हैबिटेट, प्री के बेसिस डिप्लीट हो रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ फिशिंग, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, हार्वेस्टिंग ऑफ एग्स। तो कंजर्वेशन एफर्ट भी ऐसा नहीं कि चलाया नहीं गया। कह रहा देखो जब ना प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया था तो 1975 में यूज़ करना शुरू कर दिया था, और उसमें UNDP वगैरह सब एड करते थे। तो घड़ियाल रिजर्व इंडिया में 3 स्टेट्स में बहुत ज़रूरी है, याद रखना। गाइस मैं बता रही हूँ, कोई एक स्पीशी तो इनको उठानी है ना, है पता 2 भी उठा लें। तो प्लीज़ किसी भी स्पीशी को पढ़ रहे हो, उसका कॉम्पोजिशन कहाँ रहती है, क्या रहती है, उसके मेन कैरेक्टर्स, उसका IUCN स्टेटस, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यूपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के पार्ट में रहते हैं, और टोक्यो की यूनिवर्सिटी के साथ वर्ल्ड वाइड फंड और जापान ने मिलकर घड़ियाल पर स्टडी करी, बायोलॉगिंग करी इनकी, ताकि अंडर वाटर इनका बिहेवियर समझ पाए और इनके हैबिटेट को समझने के लिए किया। राइट नाउ लेट्स कम टू दी ट्रिपल डिप ला नीना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार कहा जा रहा है कि आपके नॉर्थ इंडिया में एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया में एयर क्वालिटी पेक्यूलर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल डिप ला नीना होगा। अब समझ लेते हैं क्या है ये, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपके क्लाइमेट पे पड़ेगा, वेदर पे पड़ेगा। तो आपको एक देखो, अगर आप IAS एस्पिरेंट नहीं भी हो, फिर भी आप अगर वीडियो सुन रहे हो, तो ऐसे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसको सबको पता होना चाहिए टॉपिक्स के बारे में। राइट तो रिसेंट जो आपका ट्रिपल डिप हुआ ला नीना कंडीशन 2020 से 2023 तक का चल रहा है।
कह रहा है इससे ना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ओशन और क्लाइमेट पे पड़ता है, ग्लोबली पड़ता है। कह रहा तो विंटर 2022-23 में बताया गया रिट्रेटिंग फेज था और इंडिया ने बहुत ज़्यादा पिक्यूलर ट्रेंड देखा एयर क्वालिटी में। कह रहा पुअर एयर क्वालिटी पेनिनसुलर इंडिया में, कह रहा इतनी ज़्यादा नॉर्दर्ली विंड इतनी ज़्यादा आ रही थी कि आप वो समझ नहीं सकते। कह रहा इसमें इतनी ज़्यादा PM2.5 का कॉन्सेंट्रेशन था, इतने सारे पॉल्यूटेंट ट्रैप थे। फिर कह रहा कि एयर क्वालिटी जो नॉर्थ इंडिया की थी वो इम्प्रूव हुई, क्यों? क्योंकि वीकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, विंड पैटर्न यूनिक होने की वजह से यहाँ पर इम्प्रूव हुई। तो ऑब्जर्वेशन बड़े ही कंट्रेरी ट्रेंड्स में आए कि जो विंटर नदर्न पार्ट का था कंट्री विटनेस इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल भी देखने को मिला। तो ट्रिपल डालिना में पता है एक रेयर इवेंट होता है इसमें ला नीना का इफेक्ट जो है, वाई वी आर सेइंग कि ट्रिपल मतलब 3 साल का ना, तो 3 साल ला नीना का इफेक्ट पड़ना किसी जगह पर रेयर इवेंट है। और ला नीना फेज है किसका? एनसो का, यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग क्लाइमेटिक फिनोमेना है जिसमें ओशन का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा सेंट्रल एंड ईस्टर्न आपके इक्वेटोरियल पैसिफिक पर, जो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर को चेंज करेगा। और अल्टीमेटली देखो ला नीना में क्या होता है, ओशन का जो सरफेस है ना सेंट्रल एंड ईस्टर्न में ट्रॉपिकल पैसिफिक वो कूल होना शुरू हो जाता है। तो ला नीना से जेट स्ट्रीम जो होगा वो नॉर्थवर्ड की तरफ बढ़ेगी और जो ईस्टर्न पैसिफिक है उसको वीकन कर देगी। नॉर्मल जो ईस्टर्ली विंड्स होती थी इक्वेटर के साथ जाके स्ट्रांग हो जाती थी। अब क्या है, बिकॉज ऑफ ला नीना इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कूलर एंड ओशन टेम्परेचर बहुत, अब इसका इम्पैक्ट पता है क्या होगा? पेरू और इक्वेटर जैसी जगह पर बहुत कोल्ड वाटर होगा। इट इज़ बेटर देन नॉर्मल मानसून इन इंडिया। एल नीनो में रिवर्स होता है ला नीना का, क्योंकि गर्म हो जाता है ओशन का सरफेस सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में, तो यहाँ पर उल्टा होता है इसका। इसमें सप्रेशन होता है न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर का, ये वीगन करता है इंडियन मानसून को, समझ रहे हो? और न्यूट्रल केसेस में क्या होता है, ना ही ना, मान लो ऐसा भी तो एक साल होगा जिसमें ना एल नीनो है ना ला नीना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आपका जो है ना पार्ट, वो जनरली क्लोज टू एवरेज रहता है। कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे या कुछ नहीं भी देखने को मिलेंगे, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा प्लेइंग नहीं रहेगा। तो तीनों कंडीशंस को बड़े सुंदर ढंग से मैप पे समझा दिया गया कि देखो जी नॉर्मल कंडीशन में कैसे ट्रेड विंड जो हो रही है वो आपकी इक्वेटर की तरफ जा रही है। यहाँ पर दोनों तरफ से चल रही है, इंक्रीज ट्रेड विंड्स है, यहाँ वार्म वाटर मूवमेंट हो रही है, समझ रहे हो? तो अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ट्रिपल डिप ला नीना होता है, क्योंकि 2020 से 2023 तक का ये टाइम बोला जा रहा है। तो कह रहा है 2020 से 2023 का जो पार्ट है ना ट्रिपल डिप ला नीना का वॉज डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसमें एल नीनो भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो रीएवेल्युएट करने को बोला, भाई करो इसको, पता चला है। तो माना जा रहा है कि स्ट्रांग एल नीनो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ हीट करते हैं इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, और आपका लार्ज ओशन हीट डेफिसिट भी रह जाता है। तो कह रहे हैं ट्रिपल डैप लेना से पता है क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, क्या क्या बताया जा रहा है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। इंटरबेसन इंटरेक्शन हुआ है एएनएसओ। ये कह रहा है कि ये सिचुएशन क्रिएट ही क्यों हुई कि 2020 से 2023 तक का जो पूरा समय था वो ट्रिपल डिप ला नीना क्यों था। तो कह रहे हैं कि सबसे पहली बात है इंटरबेसन का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था आपस में, अटलांटिक और इंडियन ओशंस का। फिर नॉर्थ एंड सदर्न जो पैसिफिक था, रिसेंट स्टडीज में पाया गया है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से प्रमोट हो रहा था लानिना इवेंट। फिर बुश फायर ऑस्ट्रेलिया में, वो भी बताती है कि बहुत ज़्यादा स्मोक होने की वजह से बुक फायर हो गई, बुश फायर हो गई। क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है कि भाई ऐसा इवेंट क्रिएट हो रहा है। तो कंक्लूडिंग लाइन में बोल रहा है कि 2020 से 2023 का जो समय है ना ये बहुत रेयर है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैं, बहुत वेरिएबिलिटी है ट्रॉपिकल ओशन में, पैसिफिक ओशन में। तो हमारी अप्रोच पता है क्या होनी चाहिए? वी नीड अ मोर ग्लोबल अप्रोच, ताकि हम ईएनएसओ को, यानी एल नीनो का जो सदर्न ऑसिलेशन वाला पार्ट है उसकी साइकिल की वेरिएशन को और ढंग से समझ पाए। इसलिए हमें ग्लोबल अप्रोच के साथ इसको समझना पड़ेगा, राइट? नाउ लेट्स कम टू द क्राउड डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिल्ली के साथ ही कांड हुआ है। रिसेंटली क्या हुआ, दिल्ली का जो कालका जी टेम्पल, अगर आप कभी गए हो तो वहाँ का जो प्लेटफॉर्म था ना वो गिर पड़ा, उसकी वजह से कई लोगों को इंजरी हुई और एक आध डेथ भी हुई है। अब यहाँ कह रहे हैं कि क्राउड डिजास्टर होता क्या है। देखो क्राउड डिजास्टर का मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग एक जगह पर गैदर हुए कॉमन पर्पस के लिए, बेस्ड अपॉन इमोशन। देखो लोग, बंदा टेम्पल क्यों जाता है? देखो रिलीजियस फीलिंग्स की वजह से जाता है, इमोशंस की वजह से जाता है। अब वहां गए, अब क्राउड मूवमेंट क्या होता है? देखो क्राउड तो आप समझ गए हो, क्राउड का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक कॉमन पर्पस के लिए जो जुड़े हैं। क्राउड मूवमेंट का मतलब है वॉलंटरी कॉम्बिनेशन है, इनवॉलंटरी है, यानी कि क्राउड डेंसिटी ऑप्टिमल है, यानी बंदा जो है सोशल फोर्सेस की वजह से जा रहा है। एक होता है इनवॉलंटरी कि भाई आप इनवॉलंटरी फोर्सेस की वजह से गए हो, अनकोऑर्डिनेटेड रश हो गया किसी जगह पर। तो एक शब्द आया स्टैम्पिड, स्टैम्पिड मतलब भगदड़ करना। तो कह रहे हैं जो स्टैम्पिड शब्द है सबसे पहले चोंगक्विंग चाइना में वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे यूज किया गया था, जब जापान ने वहां पर बॉम्बार्डिंग की थी।
तो मास पैनिक हो गया था, ये रेड शेल्टर वगैरह, अप्रॉक्सीमेटली समझ लो 4,000 लोगों की हत्या हुई थी, मर गए थे लोग यहाँ। तो मेजॉरिटी जो देखा जाता है, जो क्राउड डिजास्टर इंडिया में होता है वो ज़्यादातर रिलीजियस प्लेसेस पे होता है, या जो म्यूजिक कॉन्सर्ट के वेन्यू होते हैं वहाँ होता है, नाइट क्लब्स में होता है, शॉपिंग मॉल्स में होता है, देखा जाता है कि ना बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ना क्राउड डिजास्टर आता है ना। सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या है? स्ट्रक्चरल। क्या ना डिजास्टर इस वजह से आता है क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर गया। क्या ना मच्छू रिवर पे देखो आप, मोरबी ब्रिज कोलैप्स कर गया गुजरात के अंदर, तो क्राउड डिजास्टर क्यों नहीं आएगा? फिर दूसरी बात है फायर इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा शॉप पे फायर लग गई, एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबिलिटी थी नहीं। कह रहा एग्जाम्पल देता हूँ, कह रहा उपहार सिनेमा में फायर लग गई थी 1997 में, फायर कोड वायलेशन होने की वजह से। फिर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजरल मेजर्स लो, अगर आप ऑडियंस वगैरह में अंडर एस्टिमेट कर दिया आपने और उस वजह से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इतना अच्छे मेजर्स लिए नहीं गए थे। क्राउड बिहेवियर में बहुत मैड रश है किसी जगह पर, स्टैम्प जैसे महाकुंभ मेला में 1954 में हुआ था। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की वजह से भी होता है भाई, अगर आपने सिक्योरिटी ठीक ढंग से यूज नहीं करी। एग्जाम्पल कह रहा है कि सियोल क्राउड ट्रेजेडी 2022 में हुई थी, इसमें पता है क्या हुआ था? सेफ्टी प्रिकॉशंस थे ही नहीं, पुलिस एरर्स की वजह से ये हुआ। फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होता आपस में टीम्स का। तो कह रहे हैं कि देखो इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑल्दो वी हैव अ वेरी वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हमारे सेंट्रल लेवल पे भी स्ट्रक्चर है, हमारे नेशनल लेवल पर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, हमने बना रखा है। लेकिन बस वही बात है कि फॉलो हम उस तरह से उसको कर पाएँ तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। अब क्राउड को मैनेज करने का देखो सबसे बड़ा तरीका पता है क्या है? रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग करो। सबसे पहला ही काम करो किसी भी जगह पर, फर्स्ट एम ऑफ एनी क्राउड मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू प्रिवेंट अ सीरियस सिचुएशन फ्रॉम डेवलपिंग। तो ये कह रहे हैं फ्रीविन होता था, रिनाउंड थ्योरिस्ट था क्राउड बिहेवियर का, इसने सजेस्ट किया फिस्ट मॉडल टू बेटर अंडरस्टैंड द क्राउड बिहेवियर। अब फिस्ट का मतलब पता है क्या है? क्राउड फोर्स, इंफॉर्मेशन अपॉन विच द क्राउड एक्ट्स, फिर फिजिकल स्पेस इन्वॉल्व, फिर टाइम ड्यूरेशन वाली बात। फिर मॉडल जो है बहुत यूजफुल होता है वेन्यू ऑपरेटर्स का, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी उसको यूज करते हैं ताकि आप प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज और एड्रेस कर पाओ इन प्रॉब्लम्स को। गवर्नेंस सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। और देखो ये लोकल और एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी जिम्मेदारी है इसको काम को कर लेने की। तो जब जब भी चैलेंज आता है ना कि हम बोलते हैं भाई बड़ा इफेक्टिव तरीके से क्राउड को मैनेज नहीं किया गया, तो उसके लिए क्या करना है? सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। जो कॉन्ग्रेटेड क्राउड है, फटीग यूज कर रहे हैं वर्ड यहाँ पर, एनवायरमेंट कैटास्ट्रॉफिक है वहाँ पे यूज करो। र्यूमर फॉल्स इन्फॉर्मेशन से बचाने के लिए करा जा रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि देखो एनआईडीएम जो है हमारा, वो अल्टीमेटली क्राउड मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रेटजीज को आपको बताएगा। कह रहा सबसे पहले ना विजिटर्स को अंडरस्टैंड करो, स्टेक होल्डर्स को अटेंड करो और देखो कि जो ना मोटिव क्या है विजिटर्स का आने का। फिर क्राउड की ना जब भी मैनेज और स्ट्रैटेजी बनाओ तो ना कैपेसिटी प्लानिंग देखो, देखो आपको बड़ा काम आने वाला है। आप भी किसी डिस्ट्रिक्ट में होगे, कोई बड़ा वीआईपी आ सकता है, वहाँ पर कैसे क्राउड को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो और पिक्योलिटी चेक करो, पॉपुलैरिटी कितनी है, वेदर टेरेन लोकल पॉपुलेशन देख लो, स्टेजिंग पॉइंट देख लो कि फिजिकल वर्चुअल लोकेशन कहाँ पर है, मल्टीपल रूट्स चेक कर लो, वल्नरेबल ग्रुप जैसे उनको कैसे आप हैंडल करोगे। अंडरस्टैंड करो क्राउड का बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर इन अ क्राउड इज ऑफन। यार हमारे यहाँ तो तुम आप समझ लो जब दशहरा भी होता है ना, और आप रेड फोर्ट के दशहरा अगर आपने कभी देखा है, वहाँ पर ही हमें क्राउड मैनेजमेंट देखने को मिलता है कि वहाँ पर अगर ठीक ढंग से ना हो ना मैनेज अगर, तो बहुत स्टैम्पेड हो जाएगा। तो क्राउड का बिहेवियर जरूर जान लो, सेपरेट करो एंड ट्रबल क्रिएटिंग पर्सन इन द अर्लीस्ट। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को अपना लो। क्राउड कंट्रोल को करने के लिए आप क्या करो, क्राउड का ना कंट्रोलिंग स्टाफ रखो, स्टेक होल्डर्स रखो, ऑर्गेनाइजर्स रखो, रिस्क एनालिसिस करो, मॉक ड्रिल्स वगैरह पहले ही करा लो ताकि अगर कोई गैप होता है तो उसी वक्त मॉक के समय आपको पता चल जाए। फिर कुछ ऐसे मेजर्स लो जिसकी वजह से समस्या दूर हो जाए। सबसे पहला काम क्या करो, टाइमली इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड डिसमिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स ले लो, ऐसे सीसीटीवी का मॉनिटरिंग करना एंटायर क्राउड का, स्पेशल प्लान बना लो वीआईपीस के लिए, हेल्थ हाइजीन का ध्यान रख लो मेडिकल सर्विसेज के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा यूज़ करो और मिनिमाइज कर दो अनडिजायर्ड क्राउड एंड ट्रैफिक का इम्पैक्ट। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहे हैं कि अगर ना आप रिकरिंग स्टैम्पिड्स को रोकना चाहते हो, मास गैदरिंग में, रिलीजियस प्लेसेस पे, रेलवे स्टेशन पे, वेन्यू ऑफ स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिकल इवेंट्स पे, और ये देखो बड़ा सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस कंसर्न है। तो हाउएवर सिंस क्राउड डिजास्टर एसेंशियली मैनमेड डिजास्टर है, लेकिन इसको अगर आप हॉलिस्टिक प्लानिंग करोगे, एफिशिएंट एक्सिक्यूशन के साथ इसको आप हटा भी सकते हो, इसको दूर भी कर सकते हो, हमारे हाथ में है। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो हम अच्छा कर पाएंगे। सो गाइस शॉर्ट्स हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।